अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले ही मेडिकल कैंप जैसी बुनियादी सुविधाएं चल रही हैं, लेकिन रामनवमी के महाअवसर पर श्रद्धालुओं की सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। जी हाँ, देखिए अयोध्या में जगह जगह मेडिकल कैंप्स लगे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को तुरंत उपचार मिल सके और आस्था के सफर में कोई कठिनाई उनको न आए। यहाँ क्या प्रायोरिटी है और किस तरह की सुविधाएं जी, हमारे यहाँ जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं हमको अभी, उनको जो भी बेसिक नीड्स है, जैसे अभी प्राथमिक स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है, उनको फर्स्ट एड दे रहे हैं और किसी पेशेंट को अगर कुछ इमरजेंसी आ गया, तो हम उनको हमारे पास व्हीलचेयर, स्ट्रेचर्स, एम्बुलेटरी केयर एम्बुलेंस भी है, उससे हम लोग श्री राम हॉस्पिटल में रिफ़र कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों की परेशानियाँ में थोड़ी-सी कमी हो रही, राहत मिल रही है। कितने स्थानों पर इस तरह के कैंप लगे हैं और अब तक कितने दिखा जा श्रद्धालु अब तक? जी, अभी तक लगभग हमने जनवरी से लगभग 60,000 श्रद्धालुओं की सेवा कर लिया है हमने और अभी यहाँ पे हमारे इसके अलावा ये तो कार सेवकपुरम में हमारा कैंप 11 जनवरी से लगा हुआ है। इसके अलावा श्री राम मंदिर राम जन्मभूमि में है, वहाँ पे मेन सेंटर में ही है, यहाँ पे अपना राम मंदिर है वहाँ पे और एक पीएफसी सेंटर में है। 2 जगह राम मंदिर के अंदर हमारी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। तो कहा जाए तो क्या उनको ये सुविधाओं को कोई पैसा चुकाना पड़ता है और क्या दूसरा रामनवमी को लेकर क्या प्रिपरेशन है आप लोगों की, क्योंकि उस समय तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे? जी, बहुत अच्छे से हमने सुविधाएं कर रखी है। अभी हमारे संस्था के द्वारा श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल से हम लोग आए हुए हैं। यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क सेवा दी जा रही है और हमारी संस्था के द्वारा बहुत सारी जो भी जरूरत की मेडिसिन है वो सब हम लेकर आए हैं और बहुत अच्छे से हमने तैयारियां करके रखी है रामनवमी के लिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। इस तरह के मेडिकल कैंप हैं जो लगाए गए हैं और खास तौर पे कोशिश ये की जा रही है कि जो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको प्राथमिक उपचार बिना किसी विलंब के तत्काल मुहैया हो सके। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज़ टुडे। एक तरफ राम मंदिर में श्री राम लला के विराजने के बाद से रामनगरी श्रद्धालुओं की आमद से गुलजार है, तो प्रयागराज में भी गंगा किनारे चैत्र माह की अष्टमी तिथि पर श्रद्धालुओं के स्नान दान के कारण काफी रौनक रही। आपको बता दें काफी रौनक की वजह से वहां पर संगम नगरी अब देखने लायक हो गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि रामनवमी पर्व पर आने से पहले ही आस्था का यहां पर मेला किस तरह से उमड़ा हुआ है, तो कैसे उत्सवी माहौल बनना शुरू हो चुका है पहले से, देखिए। प्रयागराज में ये आस्था के उत्सव की शुरुआत है। गंगा तट पर श्रद्धालुओं का मेला लगा है। संगम किनारे लोक संस्कृति और परंपरा की ये छटा दर्शा रही है कि रामनवमी आने तक श्रद्धालुओं की आवाजाही अब बढ़ती रहेगी। रामनवमी आने में हालांकि अभी वक्त है, लेकिन प्रयागराज के संगम पर रौनक फिर से लौट आई है। चैत्र माह की अष्टमी पर श्रद्धालुओं की इस पावन डुबकी के साथ ही संगम की रेती पर आस्था का मेला फिर से आरंभ हो गया है। आज शीतलाष्टमी की पूजा है, हमारी मन्नत भी थी, उसको हम पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं यहाँ आई थी, पूजा किया और स्नान भी किया। परिवार की सुख समृद्धि इंसान को परंपरा और रीति रिवाज से जोड़े रखती रही है। सो इन्हीं सब नियमों का पालन करते हुए त्रिवेणी संगम पर बच्चे बड़े बुजुर्गों ने न केवल चैत्र माह की अष्टमी पर पूजा अर्चना दान पुण्य किया, बल्कि घर परिवार की बेहतरी की उम्मीद के साथ ही आस्था की डुबकी लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अप्रैल के महीने में त्योहारों पर्वों की भरमार है। कल शीतला अष्टमी के पावन दिन के बाद आने वाले दिनों में जहां चैत्र नवरात्रि और फिर रामनवमी पर हर तरफ श्री राम के जयकारे ही गूंजने वाले हैं। जी देखिए, तो वहीं खगोलीय घटनाओं से ही दुनिया का कुछ भाग रूबरू होगा। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि अप्रैल में किन पर्व और त्योहारों की भरमार से रौनक रहने वाली है। जहां एक बेहद पुरानी और अनोखी परंपरा को उल्लास के साथ मनाया गया, खासकर लड़के लड़कियों के लिए ये पर्व बेहद खास है। आपको बता दें, दरअसल ये एक आदिवासी पर्व है जो कि होलिका दहन के साथ आदिवासी संस्कृति को दुनिया के सामने बखूबी पेश करता रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस आदिवासी पर्व के अनूठे रंग। ढेर सारे रीति रिवाज और संस्कृतियों का समागम है हमारा देश। इन्हीं में से कुछ ऐसी परंपराएं जो बरसों बरस से किसी न किसी रूप में आज भी जिंदा हैं। उनमें से एक ये तस्वीर आपको हैरान कर रही होगी।
ढोल के साथ दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाते लोग और अपार जनसमूह। ये परंपरा अनोखी है। यहाँ दरअसल एक प्राचीन उत्सव की रस्म को निभाया गया। इस परंपरा को गोल गधेड़े कहा जाता है। आदिवासी बहुल इलाके दाहोद के जेसावाड़ा में इस रस्म को आज से नहीं बल्कि करीब 800 साल से निभाया जाता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गोल गधेड़े की परंपरा क्या है, तो इसके मायने इस परंपरा के तहत दिख रही इन तस्वीरों से आप समझ जाएंगे, जिसमें गुड़ यानी गुजरात में पुकारे जाने वाले गोल को सीमल की करीब 40 फीट ऊंची लकड़ी के स्तंभ यानी थड पर सबसे ऊपर पोटली में टांगा गया है और गधेड़े यानी गधा जो नीचे मौजूद लड़कियों से गधे की तरह लाठी से मार खाता हुआ सीमल की चिकनी की गई थड पर चढ़ा और फिर इस परंपरा को निभाते हुए विजेता बना। इस लड़के को प्रोत्साहन पुरस्कार भी हासिल हुआ। हालांकि ये बदले वक्त की परंपरा है, जिसमें इससे पहले कुछ ऐसे विजेता बने लड़के को नीचे गोल घेरे में नाचती गाती लड़कियों में से खुद के लिए जीवन संगनी चुनने का अधिकार मिलता था। बहरहाल आज जेसावाड़ा में आयोजित इस गोल गधेड़े की परंपरा भले ही अपने पुराने स्वरूप में पूरे तरीके से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन लड़कियों के हाथ में लाठी, सीमल के पेड़ के चिकने किए गए इस ऊंचे स्तंभ पर चढ़े युवकों की जद्दोजहद आज भी खालिस उसी 800 साल पुरानी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। एक तरफ परंपरा के इस उत्सव का मौसम शबाब पर था, त्योहार के रंग में रंगे लोगों की खुशियां अपार थीं, तो दूसरी तरफ चुनावी मौसम का मिजाज भी बेहद जोश और उल्लास से इस दौरान भरा दिखा। कमोबेश हर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के नेता कार्यकर्ता इस पारंपरिक उत्सव के बहाने ही सही पार्टी का प्रचार करते नजर आए। फिलहाल तो दाहोद की इस धरती पर होलिका दहन के साथ ही आदिवासी संस्कृति की अच्छी खासी रौनक रही। गोल गधेड़े को शिद्दत के साथ निभाने की रस्मों रिवाज का आलम ये रहा कि इसे निभाने के लिए गुजरात से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी समुदायों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। दाहोद से ध्रुवगिरी गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चले अब आपको एक ऐसी रामायण की पुस्तक दिखाते हैं जिसे 5 साल की मेहनत के बाद मूल प्रति से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आपको लगेगा ऐसा कि कई लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन ये रामायण बिल्कुल अलग है। इसे विश्व के सबसे महंगे कागज पर प्रिंट किया गया है। पूरी तरह से हर्बल इंक से प्रिंट किया गया है, जिससे ये सालों सालों तक सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, इस पुस्तक को अयोध्या के कई स्थानों पर दर्शन के लिए रखा गया है ताकि लोग इसके बारे में जान सकें और इसे खरीदकर अपने घर में रामायण की संस्कृति सहेज सकें। प्रकाशकों का उद्देश्य भी यही है कि लोग रामायण को अपनी भाषा में समझ सकें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को संस्कृत भाषा समझने में दिक्कत होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी संस्कृत लोग समझ नहीं पाते आजकल के ज़माने में। जो समझते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, जो नहीं समझते हैं अब वो भी रामायण को पूरा समझ सकते हैं और अपने जीवन में इसकी अच्छाइयों को उतार सकते हैं। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो बैंगलोर का पलड़ा भारी दिखाई देता है। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 4 मैचेस खेले गए। 3 में आरसीबी और महज 1 में एलएसजी को जीत मिली। ये एक जीत भी टीम को पिछले सीजन बेंगलुरु में ही मिली थी। तब एलएसजी ने आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मैच को 1 विकेट से जीता था। लेकिन पिच कंडीशंस की बात की जाए तो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है। यानी चिन्नास्वामी में रनों की आतिशबाजी आज तय है, क्योंकि इस पिच पर बॉलर्स को मदद नहीं है। यहां बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को ही फायदा होता है, उनको एडवांटेज मिलेगा। यहां अब तक आईपीएल के 90 मैच खेले गए हैं। 37 मैचों में पहले बैटिंग करने वाली टीम और 49 मैच चेस करने वाली टीमों ने जीते हैं, जबकि 4 मैच बेनतीजा रहे। तो जाहिर सी बात है कि बेंगलुरु का मौसम आज काफी गर्म रहने वाला है, लिहाजा चिन्नास्वामी में रोमांच का पारा आज आसमान छूने वाला है। कश्मीर के अनंतनाग में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा भारतीय वायुवीरों के पास मौजूद होगी। अनंतनाग के बिजबेहरा में एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन किया गया और इस दौरान किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने पुख्ता इंतजाम किए। सुखोई से तेजस तक, राफेल से मिराज तक,
MiG-21 से LCA Mark II तक। कश्मीर के इस ताजा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के ये तमाम फाइटर जेट्स जल्द ही आपको उड़ान भरते नजर आएंगे। ये वो एक्सप्रेसवे है जिसे देख चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि अब भारत के लड़ाके पल भर में चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस एक्सप्रेसवे का बहुत जल्द प्रयोग करते दिखेंगे। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा भारतीय वायुवीरों के पास मौजूद होगी। देर रात इस एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन किया गया। इस दौरान किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने माकूल इंतजाम किए। सीसीटीवी कैमरों के साथ ही रडार और दूसरे तकनीकी उपकरणों के जरिए पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात रहे। आपको बता दें कि इस राजमार्ग को 119 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। राजमार्ग पर 3.5 किलोमीटर लंबी लैंडिंग और टेक ऑफ स्ट्रिप तैयार की गई है, जिसका प्रयोग युद्ध जैसे हालात में किया जा सकेगा। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, एनडीआरएफ के बचाव मिशन, आपात स्थिति में राहत सामग्री पहुंचाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। ट्रायल रन को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। कश्मीर की सरजमी पर ये एक ऐसा राजमार्ग है जो भारत की सैन्य ताकत को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपातकालीन हालात में भी बेहद कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जो पर्यटक हैं, जो सैलानी हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज है। देखिए, उनके लिए हमेशा गुड न्यूज हमारे पास रहती है, तो एक और गुड न्यूज आपको दे दे कि गर्मी से राहत पाने के लिए अगर आप प्रकृति के पास रहना चाहते हैं तो उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क का गोमुख ट्रैक सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ न सिर्फ आपको शांति मिलेगी बल्कि वाइल्ड लाइफ को करीब से देखने का मौका मिलेगा, जो एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों के लिए सैर सपाटे का मौका बहुत अच्छा बनता है। उत्तरकाशी से सैलानियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। विश्व परिषद गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। विधिवत पूजा पाठ के साथ इस नेशनल पार्क का ताला पर्यटक और पर्वतारोहियों के लिए खोल दिया गया है। ये खूबसूरत ट्रैक देवदार की लकड़ी से बना हुआ है, जो 136 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा है। ये ट्रैक जारगंगा के ऊपर एक सीढ़ी नुमा रास्ता है। शीतकाल में 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक पार्क के गेट पर्वतारोही और सैलानियों के लिए बंद रहते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में सैलानी बड़ी बेसब्री से इस ट्रैक के खुलने का इंतजार करते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क का कपाट आज 1 अप्रैल 2024 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जैसा हर वर्ष खोला जाता है। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या में काफी अधिक मात्रा में इजाफा होगा। गंगोत्री नेशनल पार्क करीब 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के लिए खास पहचान रखता है। इसके अलावा पार्क में भूरा भालू, काला भालू, भरल, अग्राली भेड़, लाल लोमड़ी समेत कई वन्य जीव रहते हैं। इसके साथ ही इसके तहत गंगोत्री धाम और नेलांग घाटी भी शामिल है। नेलांग घाटी भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ती है। नेलांग तक वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने पर्यटकों के जाने की अनुमति दी थी। यानी अगर आपको पहाड़ों से प्यार है और वाइल्ड लाइफ में रुचि रखते हैं तो इन गर्मियों की छुट्टी में गंगोत्री नेशनल पार्क आपके लिए एक शानदार हॉलीडे डेस्टिनेशन है। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, गुड न्यूज टुडे। असम की विरासत को एक नई पहचान मिली है। असम के 19 पारंपरिक शिल्प और उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग सम्मानित किया गया है। उससे देखिए, इनमें असम की पहचान बन चुके बिहू, ढोल और जापी से लेकर कृषि उत्पाद और वाद्य यंत्र तक सभी शामिल हैं। बिहू के दौरान बजाए जाने वाले पारंपरिक ढोल की खूबसूरती में आज 4 चांद लग गए हैं। असम की पारंपरिक बांस टोपी जापी की रंगत और निखर गई है। असम की पहचान बन चुके इस जैसे तमाम ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें एक खास पहचान मिली है। असम के 19 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इन 19 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों में असम बिहू ढोल, असम जापी, सार्थेबाली धातु शिल्प, असम पानी माटिका शिल्प,
असम अशरीकांडी टेराकोटा शिल्प, असम मिसिंग हैंडलूम उत्पाद और बोडो समुदाय की कई वस्तुएं शामिल हैं। इसमें बोडो समुदाय के 13 उत्पाद शामिल किए गए हैं। इनमें 3 कृषि उत्पाद गोंगट डुंजिया, केराडिपिनी और खारडवी हैं, जबकि 6 संगीत वाद्य यंत्र खाम, सेरजा, थोरखा, जोथा, गोंगोना और सिफंग शामिल हैं। जीआई टैग कल तो सुना है, हमारा भारत सरकार जीआई टैग दिया है बिहू ढोल को, वो देने से हम तो आसामवासी बहुत खुश है। तो सरकार को क्या बोल रहे हैं? सरकार तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। इन उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए 2022 में आवेदन किए गए थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आरओ गुवाहाटी के समर्थन से और पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जीआई विशेषज्ञ की सहायता से पारंपरिक शिल्पों को 6 प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। इसमें असम बिहू ढोल, जापी, सार्थेबारी धातु शिल्प और कुछ प्रतिष्ठित उत्पाद शामिल हैं। इतिहास में गहरी जड़ें जमा चुके ये उत्पाद लगभग 1 लाख लोगों को सीधे जीविका प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री हिमंत की इस घोषणा से असम के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, खासकर वो कारीगर जिनकी मेहनत को एक नई पहचान मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात कहने जा रही हूँ कि खुशी आपके आसपास रहती है, बस आपको उसकी मौजूदगी का एहसास रहना चाहिए। बिल्कुल श्वेता, यानी कभी जिंदगी में गम भी आए तो घबराना नहीं, दुखी नहीं रहना, बस खुशी के दामन को हाथ में थामे रखना है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यही खुशी तो देखिए आप सबके आसपास रहती है, हम सबके आसपास रहती है, जिंदगी में हारे हुए वक्त में दिलासा देती है, कुछ अच्छा कुछ बेहतर होने की उम्मीद जगाती है। बिल्कुल भाई, हम तो यही कहेंगे कि खुशी का कोई तय पैमाना नहीं होता। जब और जितना चाहो उतनी खुशी अपने दामन में भरते चले जाओ। खुशी वास्तव में द्रौपदी का पात्र है, कभी खत्म नहीं होता। क्या बात है भाई, इन्हीं खुशियों वाली डोज के साथ हम आपसे विदा लेंगे और कल चाय पर चर्चा में खुशी के साथ मिलेंगे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।